गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। कॉपी लिखने में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीज के बिना कॉपी लिखने पर मार्क्स कट जाते हैं। क्या कॉपी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए या कॉपी में कंटेंट अच्छे होने चाहिए, कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन के साथ क्या रिलेशन है, इन सभी विषयों पर आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे। यानी कि क्या कंटेंट लिखा जाए, कितना कंटेंट लिखा जाए, क्या हम नंबर ऑफ वर्ड्स गिनेंगे, क्या वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना होगा, क्या लाइंस के बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं, क्या पेज को चेक करके मार्क्स मिलते हैं कि कितना लिखे हो आप, 10 लाइन लिखे हो या 20 लाइन लिखे हो, क्या इस पर मार्क्स मिलते हैं, या करेक्ट कंटेंट आपने लिखा है इस पर मार्क्स मिलते हैं, या कॉपी को सही तरीके से साफ सुथरा रिप्रेजेंट आपने किया, अच्छे से लिखा है तो इस पे मार्क्स मिलते हैं। किसका कितना इंपॉर्टेंस है, इन्हीं विषयों पर हमारी आपकी बातचीत होनी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, आज का यह क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन साइंस एग्जामिनेशन क्लास 10th। यानी क्लास 10th का साइंस का जो पेपर होगा, उस पेपर में हमें जो कॉपी मिलेगी बोर्ड की तरफ से, उसमें आंसर कैसे लिखना है, इसी पर हमें बातचीत करनी है। यानी कि अगर हमें इसी पर बातचीत करनी है तो हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा अब एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है जिसके बिना कॉपी लिख पाना अधूरा होगा। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, कॉपी में कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। जैसे देखिए, सबसे पहली बात लिखा गया, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ध्यान देने की बात इसमें सिर्फ इतनी सी है, इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। कहा गया जितने भी इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर में दिए गए उसे आप फॉलो करिए। पहले तो उसको रीड कर लीजिए, जो 15 मिनट्स का टाइम होता है उसमें पेपर के साथ 5 मिनट 3 मिनट में उसे भी रीड कर लीजिए। दूसरी बात लिखी गई, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आपका सबसे मेन पार्ट है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। इंस्ट्रक्शंस अलग मैटर, उसकी बात छोड़ दो। आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। केयरफुल्ली उसे रीड करने का मतलब ये हुआ कि सावधानी पूर्वक अभी आप उसे पढ़िए कि आखिर वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे इसमें बड़ी समस्या ये होती है, कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है फिर भी गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर हम एक सर पेटे में पढ़ते हैं तो हम करेक्ट पढ़ जाते हैं, और ऐसी केस में जो ऑप्शंस होते हैं वहां गलती होने की संभावनाएं होती हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करते हैं, एक पार्ट हम भूल जाते हैं या कर नहीं पाते या छोड़ देते हैं, इस तरह की भी चीजें आपके सामने आती हैं। तो पहली जो बात बताई गई कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो पेपर में दी गई है उसको फॉलो करिए, उसको मानिए, और साथ ही साथ आप सभी क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करेंगे। आज से बहुत समय पहले एक बच्ची हाफ मार्क्स कम पाई थी 80 में। क्यों? क्योंकि उसको आता हुआ क्वेश्चन, लेकिन वो जल्दबाजी में एक पार्ट उसका छोड़ दी जो आधे नंबर का था, जो कि उसे आ रहा था, बहुत सरल था। सेकंड, राइट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड वर्ड लिमिट। इसका ध्यान रखना है। ये नहीं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन आ गया, बच्चे वो आ रहा है और हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ें, तो हम एकदम चीरत चले जाते, लिखत चले जाते, और लास्ट में हम इतना लिख देते हैं, मिलेगा कितना? 2 ही नंबर मिलेगा ना, एक का होगा 1 ही नंबर मिलेगा ना। तो जितनी जरूरत थी उतना ही लिखना था, लेकिन जब हमें आता रहता है तो हम सोचते हैं ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, ये भी लिख दें। अरे यार, सब लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स कितना मिला है? मार्क्स तो 1 ही मिलना है ना, मार्क्स तो 2 ही मिलना है ना। जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा थोड़ा ना मिल जाएंगे कि आप जितनी मर्जी है सब लिख दे रहे हैं। अगली बात कहा गया एंड वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, कितने में उसे लिखना है। यूज बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग एंड पैराग्राफ्स टू ऑर्गेनाइज योर आंसर। इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे बुलेट्स का मतलब ये हुआ कि पॉइंट वाइज आप लिखिए। जैसे आपने एक पॉइंट लिखा, अभी आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना होती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उस कॉर्नर से लिखना शुरू किए और लिखते लिखते पूरा एंड कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा आप लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं या यहाँ जनरल मार्किंग हो जाती है। यानी कि अगर आप एक कोने से लिखे और पैराग्राफ खत्म हो गया तो बीच का कंटेंट एग्जामिनर पढ़ता नहीं है और वो छोड़ देता है। तो बीच का कंटेंट जो एग्जामिनर पढ़ता नहीं तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे आप पॉइंट में लिखिए,
अंडरलाइन करने का मतलब हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालिए। जैसे मान लो आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो एक हेडिंग डाला, सब हेडिंग डाला, क्योंकि हेडिंग सब हेडिंग ए इंप्रेसिव होती हैं। जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो एग्जामिनर बस इसी को देखता है तो समझ जाता है कि बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, यानी कितनी नॉलेज होगी, वो हेडिंग से अंदाजा लगा देता है। क्योंकि सब पढ़ना मुश्किल है, सब कोई नहीं पढ़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर आप अंडरलाइन कर दीजिए, हेडिंग से लिख दीजिए। जैसे कोई मान लीजिए आप टर्म लिख रहे हैं, किसी का यूनिट है या कुछ ऐसा है, तो उसको आप क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। पैराग्राफ टू ऑर्गेनाइज योर आंसर, ये दूसरी बात हो गई। सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आइए, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम, टेबल्स, चार्ट, ग्राफ और फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन योर आंसर। यानी ये तीसरा पॉइंट है। आपको क्या क्या काम करना है, आपको डायग्राम का ध्यान रखना है, यानी कि जैसे बायो में डायग्राम आते हैं तो डायग्राम बिल्कुल बढ़िया बनाइए। लेवलिंग का मतलब ये हुआ कि आप उसमें हर किसी पार्ट का, हर एक छोटे बड़े किसी भी पार्ट का नाम जरूर लिख दीजिए कि ये क्या है। दूसरी बात, टेबल, अगर आप मान लीजिए किसी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस लिख रहे हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डिफरेंस आपको लिखने को आ जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगली बात कही गई चार्ट, यानी कि चार्ट के फॉर्म में। ग्राफ, अगर मान लीजिए कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अपने यहाँ तो ऐसा कोई सच नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर आता है तो वो ग्राफ के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अगर फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, मान लीजिए किसी कंटेंट को आप फ्लो चार्ट में डिफाइन करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसका यूज कर लीजिए। ये सब बहुत फायदेमंद है। ये आप जो एकदम लिखते हो बड़ा बड़ा पैराग्राफ ना, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं कि फ्लो चार्ट, ग्राफ आदि के माध्यम से अगर आप डिफाइन कर लो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इन पॉइंट्स को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए एग्जाम के दौरान। अब हम इसके आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है देखिए, फोर्थ पॉइंट में वही जो अभी हमने ऊपर बताया, हाईलाइट और अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड और फॉर्मूला इन योर आंसर। मतलब कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो जो कीवर्ड है उसको आप हाईलाइट करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। आप दो पेन का यूज कर सकते हैं। आपको मालूम है कि बोर्ड की कॉपी लिखते समय ब्लैक पेन आप यूज नहीं करेंगे, एक फाइबर पॉइंट पेन यूज करिए और एक आपकी नॉर्मल पेन यूज हो जाएगी, दो पेन का आप यूज कर लीजिए। हमने कहा अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स और फॉर्मूला, यानी कीवर्ड्स जितने भी हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कोई फॉर्मूला है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कोई केमिकल रिएक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आप क्या करिए, ऐसे डिब्बे में बंद कर दीजिए, है ना। कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो उसे डिब्बे में बंद कर दीजिए। और उसके अलावा अगर केमिकल रिएक्शन का केस हो गया, ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये लिख रहे हैं तो ऐसे करना है। आगे बताया गया कि कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसको भी आप क्या करेंगे, डिब्बे में बंद कर देंगे। किसी की यूनिट लिख रहे हैं तो उसको भी डिब्बे में बंद कर दीजिए, है ना। किसी का प्रूफ करके लास्ट में कोई आंसर निकाला तो वहां पर आंसर लिख दीजिए, उसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिए या डिब्बे में बंद कर दीजिए। इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको, ये रिप्रेजेंटेशन का मैटर है, यानी कॉपी रिप्रेजेंट कैसे की जाए। और एक खास बात यह है कि एग्जाम के दौरान, अभी वो भी बताता हूं क्या है, यूज करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड साइंटिफिक टर्म्स। यानी कि इस इतनी पूरी बात में आपको सबसे ज्यादा इस पर फोकस करना है कि आपको साइंटिफिक टर्म्स यूज करना है, यानी कि आप ग्रामर, स्पेलिंग, इसके साथ साथ साइंटिफिक टर्म्स यूज करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते तो हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखिए अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो टर्म्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, जिनके बेसिस पर बात हो रही है, उसको तो आप यूज ही करिए। अगर उसको यूज करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक बेहद सोचनीय विषय यह है कि एग्जाम के दौरान आप समझ नहीं पाते कि आपको लिखना कैसे। जैसे अगर हम डिस्कस करें तो एक छोटी सी बात ये भी आपके साथ है। अगर मान लो ये हमारी कॉपी है, ठीक है, आप इस कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखिए बड़े प्यार से, सेक्शन ए आपने स्टार्ट किया है ना, सेक्शन ए आपने स्टार्ट किया, आप यहां लिख सकते हो। ये सेक्शन ए क्या है, 1 मार्क ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, लिख लिया। आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी बेटा कॉपी ऐसी लिखनी है कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे। अगर एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी आसानी रहेगी तो आपके मार्क्स कभी कहीं पर भी कटेंगे नहीं। तो ये हो गया सेक्शन ए। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हम क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां लिखते हैं।
आपकी कॉपी में पहले से ही एक लाइन बनी रहती है ऐसे करके ना, तो इस लाइन के इधर लिखिए, क्या दिक्कत है, यहां आप लिख दीजिए ये आंसर नंबर 1 हो गया। अब फिर इसका आंसर आप यहां लिखिए। दूसरी विषय पर बात करें और उसके बाद ये एक लाइन आप छोड़ दीजिए, आपकी कॉपी में बहुत जगह रहती है, ये सेकंड आंसर हो गया, सेकंड वाला आप यहां लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर थर्ड आंसर हो गया, फिर यहां लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको उम्मीदन बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो लोग ऐसे लिखते हैं वो इसका ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा इससे हट करके लिखते हैं, तो हम उनको भी बताते हैं जो इससे थोड़ा हट करके लिखना चाहते हैं। जैसे देखिए, हमारा मानना है कि अगर आप कॉपी लिखते हैं और अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए। जैसे मान लो 1 मार्क्स क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, आपकी 3 लाइन भले ही यूज हो गई, लेकिन एग्जामिनर को ये समझ में आ रहा है कि बच्चे ने बड़ा साफ सुथरा अच्छे से लिखा है। रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। उसी के जस्ट नीचे आप इतना नहीं लिखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल सेक्शन ए जरूर डालिए। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप बड़ा प्यारा सा लिखिए आंसर नंबर 1। अब ये क्लियर हो गया। अब मान लो ऑप्शनल है, तो आंसर नंबर 1 का ए सही है, तो ए लिख दो, और ए में मान लो कि 10 जूल लिखा है, ये आपका सही है, ये लिख दिया। एमसीक्यू क्वेश्चन, फर्स्ट का ए बिल्कुल सही, हर कोई समझ जाएगा 10 जूल आपने लिखा हुआ। एक लाइन छोड़ा, फिर आपने डाला आंसर नंबर 2, है ना। फिर ऐसे इसका बी सही है, ये लिख दीजिए। एक तरीका तो आपके पास अच्छा सा ये भी है लिखने का, ठीक है। अगर ये आपके समझ में आया हो तो और अच्छी बात है। और एक तरीका मान लीजिए, अब यही जो सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में हम चलते हैं ना, कि अगर सेक्शन बी का क्वेश्चन हो जाए तो सेक्शन बी का हो जाए, तो जहां ए लिखे थे बेटा, ये क्या हो जाएगा, सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी में आए तो हम कहते हैं सेक्शन बी हमारा 2 मार्क्स ईच है, ठीक है। अब क्या करोगे, ऐसे हेडिंग डालिए ऊपर, तो इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और एक लाइन खींच दीजिए जो सेक्शन बी को डिवाइड कर रही है। सेक्शन ए खत्म हो गया, यहां से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से आपने कहा कि अगर हम आंसर नंबर 21 की बात करते हैं, अगर ये 21 है, आपने यहां से लिखना शुरू किया, और ये आपकी ये वाली लाइन है, यहां से आप क्या करोगे, लिखना शुरू किया, ठीक है। आप यहां से जो कुछ भी आंसर लिखे, ठीक है, अच्छी बात है। आप यहां अगर ये एक पॉइंट खत्म हो गया तो एक पॉइंट आप दे दो, दूसरा पॉइंट यहां से लिखिए, यहां खत्म हो गया, ऐसे लिखते जा रहे हैं, यहां आकर के ये खत्म हो गया, 2 पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट यहां से लिखिए, यहां खत्म हो गया, बस। ये बीच में यहां कोई कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, यहां कोई कीवर्ड है अंडरलाइन कर दीजिए, आपने जो डिफाइन कर रहे थे वो ऑब्टेन हो गया, यहां अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह से कॉपी लिखेंगे तो उम्मीदन हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं साइंस के एग्जाम में। तो शायद आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो हमने आपको अपलोड की है या बताई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि साइंस का जो पेपर है, साइंस के जो क्वेश्चन है, उसकी क्या मीनिंग है, उसमें कैसे आंसर्स लिखे जाए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी में किसी भी आंसर को, और साथ साथ जितनी भी बातें थी इससे रिलेटेड वो हमने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया है, समझा दिया है। बाकी इतना तो कंफर्म है ही कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप अगर हमारी सारी बातें मानते चल रहे हैं और मेहनत से पढ़ रहे हैं तो लफड़ा नहीं होगा। देखो स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी ना, वो भी कुछ बयां कर रही है ना, और जो बयां करें गलत नहीं है। 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप हमारी सभी बातों को मान रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक खास बात और है, अभी मैंने देखा कि क्लास 10th में 2 चैप्टर्स के आसपास हमने पढ़ाया और काफ़ी ठीक था, बच्चे मैसेज भी करके पूछ रहे थे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो चैप्टर्स बाकी हैं उनका हम 1 शॉट लेक्चर अपलोड कर देंगे 2-4 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर 1 शॉट लेक्चर सारे चैप्टर्स का अपलोड कर देंगे। आप वहां से देखिए, समझिए, उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर है। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए, और ना भूलिए देखना द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर को।
मनसा सर सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर लगातार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी मेहनत को निखार रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी खूब मेहनत से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमें ज़रूर देंगे, क्योंकि हमें भरोसा है, क्योंकि दुनिया कहती है जो बोर्ड पे तस्वीर बयां करती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।